आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद सॉइल वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सॉइल वाटर, तो हमें पता है कि जो सॉइल है उसमें सॉइल वाटर का जो कंपोजिशन है वो नियरली 25% होता है। ठीक है। नियरली हमारा 25% जो है टोटल सॉइल में सॉइल वाटर पाया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो वाटर का क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे तीन तरीके के इसके क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, दूसरा कैपिलरी वाटर, और तीसरा जो है ग्रेविटेशनल वाटर। वाटर के रूप में हम लोग करते हैं। और जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें भी तीन तरीके के होते हैं। एक तो अवेलेबल वाटर, दूसरा है नॉन अवेलेबल वाटर, और तीसरा है सुपरफ्लस फ्लस वाटर। ठीक। तो या तो फिजिकल समझ लो या बायोलॉजिकल समझ लो, दोनों में से एक अगर समझ में आ गया तो बात समझ में आ जाएगी। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले तो हमें दो पॉइंट्स याद रखने होंगे। ये है .3, ये है पॉइंट, और एक है 31। माइनस में बात कर रहे हैं, -.3, और इसको 1/3 भी कहीं कहीं लिखा जाता है, ये माइनस में। ठीक, इधर कहीं हमारा 0 होगा और इधर कहीं हमारा मोर देन 31 बार है। ठीक है, जो कि 1000 तक जाएगा। तो एक नंबर लाइन को हम इसके 4 पॉइंट में इसको डिवाइड कर देते हैं, जो कि एटीएम या प्रेशर को दिखाता है। ठीक, 0, -1/3, -31 और 1000। ठीक। अब ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है? वो वाटर जो कि हमारा इसके बीच में हो, यहाँ पे 0 से -0.3 या -1/3 के बीच का जो वाटर होता है, ये सैचुरेशन पॉइंट है। इस पॉइंट को 0 पे, 0 हमारा होता है सैचुरेशन पॉइंट, इस 0 को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ठीक, इसको कहेंगे फील्ड कैपेसिटी, इसको कहेंगे विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और ये हमारा बाहर का। ठीक। तो जो वाटर हमारा ये 0 से -1/3 के बीच में, मतलब निगेटिव टेंशन लेस देन 0.3 से जो इंटैक्ट वाटर होता है, इस तरीके के वाटर को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर।
तो ग्रेविटेशनल वाटर में जो टेंशन क्या होता है, जैसे कि ये सॉइल पार्टिकल है, इसके अराउंड क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है। अब इसको पुल करने के लिए क्या, टेंशन एक तरीके से फोर्स है। तो नेगेटिव टेंशन का कहने का मतलब कि प्लांट को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है उस पानी को लेने के लिए। तो ग्रेविटेशनल वो वाटर होता है जो कि फ्री वाटर होता है। ये एक तरीके से हमारा फ्री वाटर होता है और प्लांट इसको टेक नहीं कर पाता, क्योंकि ये ग्रेविटी के एक्शन से नीचे चला जाता है, या ड्रेनेज वाटर इसको हम लोग कहते हैं। ये ड्रेन हो जाता है, प्लांट को अवेलेबल हो नहीं पाता। वो बारिश हुई और क्या, आपका क्या है, इसमें आराम से ड्रेनेज हो गया या नीचे ग्रेविटी के एक्शन से नीचे चला गया। ठीक है। ज्यादातर जो ग्रेविटेशनल वाटर होते हैं वो हमारे मैक्रोपोर में पाए जाते हैं, जो हम लोग ने कल पढ़ा था, माइक्रो और मैक्रोपोर। तो ज्यादातर इस तरीके के वाटर हमारे मैक्रोपोर में पाए जाते हैं, और यहाँ पे लीचिंग भी प्रोसेस होती है। तो तीसरी पॉइंट क्या है, लीचिंग होती है। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल वाटर वो वाटर होता है जिसको हम 0 से -1/3 के बीच का जो टेंशन वाला जो वाटर रेंज होता है, इसको हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। ठीक। अब सेकंड क्या है, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर वो वाटर है, कैपिलरी वाटर वो वाटर है जो कि विल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी के बीच का वाटर होता है। ये हमारा कैपिलरी वाटर होता है। ठीक, जो कि फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट के बीच का होता है। और इसको विल्टिंग पॉइंट को कहीं-कहीं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है? तो इसके ये जो वाटर होता है, यही हमारा अवेलेबल वाटर भी होता है। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? यही पानी होता है जो हमारे प्लांट को अवेलेबल होता है, या सॉइल सॉल्यूशन के रूप में यही पानी यूज़ किया जाता है। तो ये कैपिलरी वाटर को ही सॉइल सॉल्यूशन के यूज़ करता है। ठीक है? और यही हमारा अवेलेबल वाटर होता है। अवेलेबल वाटर होता है। ठीक? तो अगर हमसे कोई पूछेगा अवेलेबल वाटर या कैपिलरी वाटर कौन-सा होता है? तो जो वाटर अमाउंट ऑफ वाटर जो हमारे फील्ड कैपेसिटी और हमारे विल्टिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, उसमें जो वाटर प्रेज़ेंट होता है, वही हमारा कैपिलरी वाटर होता है, जो कि माइक्रोपोर्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब क्या है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो कि इसके बियॉन्ड हो। ये हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो गया। इस ये जो रेंज है 31 से 1000 के एटीएम, प्रेशर जो है हम सब एटीएम में बात करते हैं, एटीएम या बार भी कह सकते हैं। ठीक है, एटीएम या बार। तो ये हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक, हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो वाटर होता है जो सॉइल पार्टिकल से इंटैक्ट होता है। मतलब सॉइल पार्टिकल से इतना ज्यादा वो अ, चिपका हुआ होता है कि ये प्लांट इसको अपटेक नहीं कर सकता, या प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। मीन्स वाटर अटैच टू सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस से इतना ज़्यादा ये चिपका हुआ वाटर है। देखो वहाँ वाटर, यहाँ वाटर, ये सब प्लांट ले लेगा, लेकिन जो वाटर इस सॉइल सरफेस से इंटैक्ट है, इस पानी को प्लांट कभी भी ले नहीं सकता। इसलिए जो ग्रेविटेशनल वाटर है, वो इतना फ्री फ्लोइंग वाटर है कि उसको प्लांट नहीं ले पाता। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो वाटर है जो कि सॉइल पार्टिकल से इतना टाइटली इंटैक्ट है, इसलिए प्लांट उसको नहीं ले पाता। और जो हमारा थर्ड कैपिलरी वाटर है, वही वाटर जो है बेसिकली हमारे प्लांट को मिलता है, या उसी से प्लांट हमारा सरवाइव करता है। इसलिए हमारा हाई कैपिलरी वाटर ही एक्चुअल वाटर है जो प्लांट इंटेक्ट करता है, प्लांट को अवेलेबल होता है। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। सर यहाँ पे यूनिट में बार या एटीएम कुछ भी ले सकते हैं? कोई नहीं, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है बार और एटीएम में, बहुत ज्यादा कम है डिफरेंस। ठीक है, तो कोई भी ले सकते हैं। ठीक है। ठीक। हम्म। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल वाटर या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो सेम जैसे हमने अवेलेबल वाटर बोला, वहां पे कैपिलरी वाटर बोला। कैपिलरी वाटर ही हमारा अवेलेबल वाटर है।
नॉन अवेलेबल वाटर ही हमारा क्या है, ये हमारा कौन सा वाटर है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। ठीक है, स्कोपिक वाटर है। और सुपरफ्लुअस वाटर ही हमारा ग्रेविटेशनल वाटर है। तो बस पॉइंट वही बनाना है, ये जीरो जो है वो सेचुरेशन को दिखाता है, 1/3, 31 और 1000, ये सब हमारा निगेटिव में होगा। ये वाला रीजन जो है ये नॉन अवेलेबल वाटर है, अरे सॉरी, ये ग्रेविटेशनल वाटर यानी सुपरफ्लुअस वाटर है। वाटर है, ये हमारा अवेलेबल वाटर है, मतलब कैपिलरी वाटर ही हमारे लिए अवेलेबल वाटर होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है अवेलेबल वाटर क्या होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यही हमारा अवेलेबल वाटर का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला जो हमको निकालना होता है, तो फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यही हमारा अवेलेबल वाटर होता है। और ये जो वाटर है ये हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, यानी नॉन अवेलेबल वाटर वाटर। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमारी हो गई। ठीक, तो जो सॉयल का ये प्रेशर बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, कि फील्ड कैपेसिटी पे प्रेशर कितना होता है, तो 1/3। ठीक है, और इस ये विल्टिंग पॉइंट है, इसी के बीच में मोर स्पेसिफिकली बोले तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है एक। ठीक है, अवेलेबल वाटर भी बोले तो ये जैसे विल्टिंग पॉइंट है ना, तो इसी में एक पॉइंट लिखते हैं हम लोग 15। 15 जो है ये हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, और ये हमारा अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट है। अभी डिफरेंस बताएंगे। तो अगर हमसे कोई पूछेगा अवेलेबल वाटर जो प्लांट को अवेलेबल होता है, ठीक है, तो वो 31 तक नहीं होता। ये जो हमारा अवेलेबल वाटर होता है ये हमारे लिए होता है 1/3 से 15। यही जो है फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का जो रीजन होता है यही हमारा अवेलेबल वाटर है। ठीक है, ये भी जो हमारा ये अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट वाला ये रीजन भी, ये वाटर भी हमको अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, जो कि प्लांट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, हालांकि ये पानी हो सकता है थोड़ा बहुत प्लांट बहुत ज्यादा एफर्ट करे तो मिल जाए, लेकिन यो पॉइंट से मतलब प्लांट को अवेलेबल वाटर नहीं है। मतलब अवेलेबल वाटर वो वाटर है जिसको प्लांट फ्रीली ले सके और सरवाइव कर सके। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जैसे कि फील्ड कैपेसिटी में काफी देर से बोल रहा हूँ, या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोल रहा हूँ, या अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, वो होता क्या है। तो फील्ड कैपेसिटी पहले देखते हैं। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है हमारी, हमको मालूम है कि ये जो है कि 1/3 एटीएम पे जो हमारे फील्ड पे पानी हेल्ड किया गया है, मिट्टी में जो पानी है उसी को हम फील्ड कैपेसिटी कहेंगे। मीन्स फील्ड कैपेसिटी पे जो प्रेशर होता है या फोर्स होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 1/3 एटीएम। अब ये कैसा सिचुएशन होता है, इसमें ये चीज हमको समझना है कि अब क्या हमारा एक फील्ड है, इसको हमने पूरी तरीके से पानी से भर दिया। ठीक, पानी से पूरा इसको भर दिया। अब भरने के 2 से 3 दिन के बाद, पानी भरने के 2 से 3 दिन के बाद जो सिचुएशन होता है, मतलब कुछ पानी जो है सॉइल के पोर स्पेस में पाया जाता है। ठीक है, मतलब जो एक्सेस वाटर है वो ड्रेन हो जाता है। ठीक है, और जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो छोड़ दो, बाकी जो माइक्रोपोर में हमारा जो वाटर होता है, ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। मीन्स अगर एक लैंड को, अगर हम फुल्ली सैचुरेटेड लैंड को 2 से 3 दिन के बाद, अगर हम उसका मतलब ड्रेनेज 2 से 3 दिन के ड्रेनेज के बाद जो सिचुएशन होता है, वो उस कंडीशन को हम फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। मीन्स इसमें इस कंडीशन पे जितना भी वाटर हेल्ड होगा इस सॉइल में, ये इसका फील्ड कैपेसिटी कहलाएगा। इसको मेजर करने का मतलब एक apparatus होता है जो मेजर करता है इसे। ठीक है, प्रेशर प्लेट apparatus। यस,
ये हमारा फील्ड कैपेसिटी को डिफाइन करता है। और जो हमारे पीएफ वैल्यू होती है, अभी पीएफ वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं जो पूछता, ठीक है, लेकिन जो हमारे इसके लिए होती है फील्ड कैपेसिटी के लिए पीएफ वैल्यू है, तीनों पॉइंट यही लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। पीएफ वैल्यू की वैल्यू होती है 2.524। ओके, तो ये हमारे फील्ड कैपेसिटी से रिलेटेड बात है। अब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है? PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग मतलब मुरझा जाना या ड्राई हो जाना, ठीक है। तो विल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जो मतलब एक ऐसा पॉइंट, मतलब एक क्या है, प्लांट की जड़ें या प्लांट्स रूट जो है वाटर एक्सट्रैक्ट करती है सॉइल से, ठीक है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा चीजों में जरूरी है, ट्रांसपिरेशन में, रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, तमाम सारी चीजों में जरूरी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जरूरी है। तो क्या प्लांट क्या है, या प्लांट्स के रूट्स कॉन्टिन्यूअस क्या है, सॉइल से मॉइस्चर लेते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि कभी ना कभी सॉइल के मॉइस्चर कम होगा, ठीक है। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हमारा क्या है कि प्लांट जो है इसके बाद अगर और भी मॉइस्चर अगर मतलब प्लांट ने लिया तो प्लांट सूखने लगेगा। मीन्स ये अवेलेबल मॉइस्चर का मतलब लोवेस्ट लिमिट होता है, लोअर लिमिट ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर, अवेलेबल मॉइस्चर का ये लोअर लिमिट होता है। मीन्स कि अगर इससे भी अगर कम हो गया मॉइस्चर तो प्लांट हमारा जो है ग्रो नहीं कर सकता, वो अब सूखने लगेगा प्लांट, लेकिन अभी यहाँ डेड नहीं करेगा, यहाँ पे सूखने की कंडीशन में होगा, ठीक है। अगर हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इस कंडीशन पे हमें प्लांट में इरिगेशन करना होगा या प्लांट पे एडिशनल चीजें देनी होगी, नहीं दिए तो प्लांट हमारी डाई कर जाएगी। मीन्स अल्टीमेटली यहाँ पे प्लांट डाई नहीं करता है, नॉट डाई, प्लांट यहाँ डाई नहीं करता, लेकिन अगर पानी नहीं दिया गया तो जाहिर सी बात है कि वो मर जाएगा। तो यह पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होती है हमारा, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है -15 ATM होता है। और यही जो है ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबल है, इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होता है इसी को हम अवेलेबल वाटर कहते हैं, ठीक। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट देने वाले साइंटिस्ट का नाम जो है ब्रिग एंड सांच है। दो तीन क्वेश्चन यहां से आते हैं, ब्रिग एंड सैन, ठीक है। और यहाँ पे जो पीएफ वैल्यू होती है इसकी, ठीक है, पीएफ वैल्यू जो होती है इसकी 4.2 होती है, ठीक। और एक कभी कभी पूछता है कि इंडिकेटर प्लांट कौन सा है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के लिए, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के लिए इंडिकेटर प्लांट हमारा है सनफ्लावर। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि इसके बाद अगर सॉइल को मॉइस्चर नहीं मिला तो प्लांट मरने लगेगा, मतलब सूखना तो यहीं से शुरू हो जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं, यानी यहाँ पे इस स्टेज पे हमें इसको पानी देने की जरूरत है, ठीक। और मतलब अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, हम्म, मतलब इस स्टेज पे प्लांट मरता नहीं है, बस सूखता है ना। मतलब ये मैक्सिमम ये स्टेज है, सिर्फ जैसे एक आदमी को खाना पीना मत दो, ठीक है, तो एक स्टेज आता है कि अगर इसके बाद अगर उसको खाना पीना नहीं दिया तो वो पक्का मर जाएगा, ऐसी वाली स्टेज है, ठीक है, मतलब सूख गया एकदम, मतलब जान एकदम एक पैर कब्र में है उसकी, ठीक है, मतलब एक क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन है। ये मान सकते हैं, ठीक है। विल्टिंग पॉइंट, अब विल्टिंग अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट में यहाँ पे प्लांट हमारा डाई कर जाता है, ठीक है, यहाँ पे अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट पे हमारा प्लांट विल डाई, यहाँ पे हमारा प्लांट डाई कर जाता है, तो ये हमारा अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट है,
ठीक है, तो ज्यादातर हमारे लिए इंपॉर्टेंट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, उससे रिलेटेड जितनी भी पीएफ वैल्यू है या इंडिकेटर प्लांट है या जिस साइंटिस्ट ने उसको दिया है उसके बारे में हमने सारी चीजें बता दी है। ठीक, तो ये सारी चीजें रही हमारी सॉइल वाटर से रिलेटेड। ठीक है, अब इस सॉइल मॉइस्चर को मेजर करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर को मेजर करने के लिए अलग अलग डिवाइस होते हैं, केवल उनका नाम ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट। इसमें सबसे पहला मेथड है, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में आता है थर्मो ग्रेविमेट्रिक मेथड, ये हालांकि एग्जाम में नहीं पूछता। ठीक है, दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक मेथड, ये जो है हमारे डायरेक्ट मेथड है एग्जाम में, लेकिन जो हमको देखने को मिलते हैं वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ब्लॉक, जिसको जिप्सम ब्लॉक मेथड भी कहते हैं। इसको जिप्सम ब्लॉक मेथड भी कहते हैं, जिप्सम ब्लॉक मेथड। एक है न्यूरॉन स्कैटरिंग मेथड, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड। ठीक है, और टेंसियोमीटर सबसे ज्यादा पूछता है, टेंसियोमीटर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंसियोमीटर। ठीक, और एक तो टीडीआर है। ठीक है, टाइम डोमेन रिफ्लेक्ट्रोमेट्री, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम में यही जिप्सम मेथड, न्यूट्रॉन मेथड और टेंसियोमेट्रिक मेथड, ये तीनों इनडायरेक्ट मेथड है जिससे हम मॉइस्चर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर को इससे आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक, अब बात करते हैं, ये हमारा कुछ कुछ टर्म होता है जैसे कि लीचिंग है, सीपेज है, रन ऑफ है। ठीक है, ये क्या होता है? सर एक चीज पूछना था, बताओ। जैसे पहले आप बोले थे कि जो अवेलेबल वाटर है वो -0.3 से -31 है, अब वो मतलब मैंने याद करने के लिए बताया था, जो अवेलेबल वाटर होता है, ठीक है, वो हमारा फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, मतलब -1/3 से -15 एटीएम के बीच का वाटर ही अवेलेबल वाटर होता है। मतलब एक रिलेशन के लिए मैंने बताया था कि जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने की थी। ठीक है, तो हमारा जो कैपिलरी वाटर का क्लासिफिकेशन था ये हमारा ये इतना था। ठीक, इस रेंज तक को हम लोग कैपिलरी वाटर कंसीडर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद का जो है वो हमारा क्या है, हाइग्रोस्कोपिक है, उससे पहले का क्या है, ग्रेविटेशनल वाटर है। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। और उसी तरह बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, लोअर लिमिट फील्ड कैपेसिटी से लेस जो है वो हमारा क्या, सुपरफ्लुअस वाटर है। उसके बीच परमा फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का जो वाटर है वो हमारे लिए अवेलेबल वाटर है। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बाद का जितना भी हिस्सा है वो हमारे लिए नॉन अवेलेबल वाटर में कंसीडर होगा। क्लियर? सर ये पीएफ क्या है, पीएफ वैल्यू? पीएफ एक जैसे पीएच है उसी तरह पीएफ वैल्यू भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो वैल्यू है सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन को बताता है। ठीक है, इसके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज हैं, ज्यादातर एग्जामों में यही फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के पूछता है, इसलिए मैंने उसको लिखा भी दिया है। ठीक है, सर मतलब नॉन तो अवेलेबल वाटर -15 से लेके 1000 बार तक है ना? सब हाँ 1000 बार तक है। ठीक।
अब बात करते हैं सीपेज। सीपेज, एक टर्म तो सीपेज हो गया, दूसरा हमको देखने को मिलता है परकुलेशन। ठीक, तीसरा हमको देखने को मिलेगा इनफिल्ट्रेशन। और एक मिलेगा हमको लीचिंग। लीचिंग, एक मिलेगा हमें रन ऑफ। ठीक है, ये कुछ वाटर के रिलेटेड हमें चीजें देखने को मिलती है। तो सीपेज का क्या मतलब है कि पहले रन ऑफ देखते हैं। रन ऑफ क्या है, मतलब हमारा ये सॉइल सरफेस है, ये सॉइल सरफेस, ये सॉइल सरफेस, ये सॉइल सरफेस। ठीक, अब इस पे जैसे वाटर आया, ठीक है, वाटर जो है हमारे रन ऑफ पे क्या है, यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है पानी, यहाँ पे ये सरफेस है। ठीक है, इसको जितना नीचे जाना था कुछ नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि अब इसका वर्टिकल मूवमेंट बंद हो जाएगा और सॉइल सैचुरेट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर ओवर सॉइल सरफेस। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर ओवर सॉइल सरफेस, ये हमारा जो है रन ऑफ कहलाता है। ठीक, अब इसमें दो दो चीज, सीपेज क्या है, हॉरिजॉन्टल फ्लो है, मतलब इसमें जो है हमारा जो है पानी जो जाएगा एक तरीके से हॉरिजॉन्टल फ्लो होगा ऑफ वाटर चैनल। इसमें पानी बहता भी जाएगा, मतलब चैनल में हॉरिजॉन्टल फ्लो भी होगा और साथ ही साथ इसमें इनफिल्ट्रेशन भी हो रहा है, नीचे हो रहा है। ठीक है, मीन्स अभी सॉइल क्या है यहाँ पे अनसैचुरेटेड कंडीशन में, जबकि रन ऑफ में ये जो है सैचुरेटेड कंडीशन में है। यहाँ पे अब कोई भी तरीके से वर्टिकल मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, जबकि सीपेज में क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वर्टिकल और लैटरल मूवमेंट भी सॉइल में हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारा इरिगेशन चैनल है या वाटर चैनल है, तो पानी बहता भी जाता है और कुछ पानी जो है नीचे भी आता जाता है, मतलब इनफिल्ट्रेशन भी होता है, मतलब थोड़ा लैटरल मूवमेंट भी इसमें देखने को मिलते हैं, लैटरल मूवमेंट इसमें होता है। लैटरल मूवमेंट होने का मतलब ये हमारा अनसैचुरेटेड सॉइल है। तो सीपेज और रन ऑफ का मतलब यही है कि जो पानी हमारा हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है, लेकिन कुछ पानी जो है हमारा नीचे वर्टिकली और लेटरल मूवमेंट सॉइल का हमको देखने को मिलता है, जो वाटर चैनल से हो रहा है। ठीक है, ये डाउनवर्ड भी हो सकता है और ये साइड वाइज भी मूवमेंट हो सकता है, इस कंडीशन को हम सीपेज कहते हैं। जबकि रन ऑफ में सॉइल पूरी तरह से सैचुरेटेड होता है, इसमें केवल एक डायरेक्शन में जाता है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, अब परकोलेशन क्या है, परकोलेशन का भी मतलब यही है कि परकोलेशन मतलब नीचे से नाम से समझ में आ रहा है कि पानी का जो मूवमेंट है ये वर्टिकल मूवमेंट है। पानी का जो मूवमेंट है ये वर्टिकल मूवमेंट है, वर्टिकल मूवमेंट है। और इनफिल्ट्रेशन में भी वर्टिकल मूवमेंट है। ठीक है, परकोलेशन और इन्फिल्ट्रेशन में दोनों में वर्टिकल मूवमेंट है। बस वही बात यहाँ पे भी आ जाती है कि यहाँ परकोलेशन स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, क्योंकि ये भी सैचुरेटेड सॉइल में होता है। सॉइल मेरा पूरी तरह से सैचुरेटेड है, मीन्स माइक्रो मैक्रो पोर्स में पूरी तरीके से वाटर ऑक्युपाइड है, और फिर भी कुछ ना कुछ हिस्सा पानी का नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं परकोलेशन। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ये वर्टिकल मूवमेंट जो हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है, इसको परकोलेशन एक स्लो प्रोसेस है। और इनफिल्ट्रेशन क्या है, हमारा अनसैचुरेटेड सॉइल में होता है, क्योंकि हमारा माइक्रो माइक्रो पोर्स जो है वो खाली है।
ठीक है, वो खाली है तो क्या है, पानी हमारा आसानी से नीचे जा सकता है, फास्ट मूवमेंट होगा इसका। ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेशन में ज़्यादा हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है। यहाँ पे रन ऑफ मतलब जो कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कम होता है, जबकि परकोलेशन में क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ज़्यादा होगा, वर्टिकल मूवमेंट कम होगा। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन के कंडीशन में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी नीचे जाएगी और हॉरिजॉन्टल पानी कम जाएगा। तो ये हमारा वर्टिकल मूवमेंट हो गया। लीचिंग भी हमारा इसी तरीके से वर्टिकल मूवमेंट होता है, ठीक है? वर्टिकल मूवमेंट है। लेकिन ये क्या करता है, अपने साथ कुछ सॉल्ट है, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको लेके जाएगा। मतलब ये नहीं कहता कि हम केवल पानी को लेके जाएँगे। हॉरिज़ॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर की बात हो रही है। यहाँ पे वाटर, यहाँ भी वाटर, यहाँ पे भी वाटर, ठीक है? परकोलेशन, इन्फिल्ट्रेशन में जो वर्टिकल मूवमेंट है केवल पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है एंड ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। मतलब पानी के साथ न्यूट्रिएंट भी हमारी नीचे जा रही है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। ठीक है, कि जो हमारा न्यूट्रिएंट है, सॉल्ट है, वो भी पानी के साथ नीचे जा रहा है, इसी को हम प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। समझ में आई मेरी बात? यस सर। ओके, तो ये सारी बातें थी हमारे सॉइल वाटर के बारे में। अब इसके बाद जो लास्ट चीज है वो है सॉइल एयर। लेकिन कहीं पढ़े थे ना कि जैसे जो परकोलेशन होता है वो जब सॉयल, जब पानी मतलब ये एटमॉस्फेयर से सॉयल में चला जाए, और इनफिल्ट्रेशन में जब वो जो सॉयल सरफेस जितने भी होते हैं उसमें जब मूव करता है, इस टाइप से। मीन्स कि जो ए पहला जो वाटर है जो एटमॉस्फेयर से नीचे की तरफ जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशन में जो बात तुमने कही वो आधी पड़ी थी। यहाँ भी जो पानी होगा, ठीक है? यहाँ सरफेस पे पानी है, ठीक है? ऐसा नहीं है इसको ऐसे जाने को ये कह देंगे कि ये परकोलेशन हो गया। परकोलेशन, इन्फिल्ट्रेशन में दोनों से में सबसे बड़ा डिफरेंस सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का है। जैसे एक डिफरेंस जो तुमने बताया एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि पानी सरफेस के नीचे जा रहा है, एडजॉर्प्शन मतलब पानी सरफेस के ऊपर है। लेकिन परकोलेशन और इन्फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है? दोनों में पानी हमारा जो है, ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है? लेकिन कंडीशन डिपेंड करती है कि सॉइल के माइक्रो पोर्स या मैक्रो पोर्स खाली है या नहीं। अगर मेरे पे सॉइल के मैक्रो माइक्रो पोर्स खाली है, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा पानी का वो तेज़ी से होगा, फ़ास्ट होगा, हॉरिज़ॉन्टल मूवमेंट कम होगा, ठीक है? हाँ, ये है, यहाँ पे भी अगर पानी रखेंगे तो भी वो नीचे जाएगा, उसको भी हम इन्फिल्ट्रेशन ही कहेंगे, ठीक? लेकिन अगर सॉइल मेरा सैचुरेटेड है, मैक्रो माइक्रो पोर्स वहाँ पे भरे हुए हैं और पानी धीरे-धीरे नीचे जा रहा है उस और वो भी अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसको हम परकोलेशन कहेंगे, ठीक? सॉइल एयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं, बस उसमें कंपोज़िशन रिलेटेड चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ठीक है? सॉइल वाटर तो हो गया, ठीक है? सॉइल एयर में, तो इसमें थोड़ा-सा बस यही क चीज़ें याद रखनी होती है कि सॉइल एयर और एटमॉस्फियर एयर में क्या-क्या कंपोज़िशन है। तो हमारे गैसेज़ क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। सॉइल एयर में इनके परसेंटेज जो होती है और एटमॉस्फियर में। एटमॉस्फियर में। फ़ियर में जो इसका परसेंटेज है वो देख लेते हैं। तो अगर एटमॉस्फियर वाला सबको याद होता है, ऑलमोस्ट हम लोग 21% ऑक्सीजन बोलते हैं, जो कि होता है एग्जैक्ट 20.96%, ठीक? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हम लोग याद रखते हैं, और 79% या 79.2% या 70, ये हमारा जो है सॉइल एयर में, या 78% जो है, 78% हमारा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक? तो सॉइल एयर जो हमारे जो एयर पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, उसमें
ऑलमोस्ट नाइट्रोजन बराबर होता है, ये 79 के परसेंट के बराबर होता है, तो हम लोग इसको ऑलमोस्ट इक्वल बोलते हैं। ठीक, इक्वल। कार्बन ऑक्सीजन जो होती है थोड़ी सी कम होती है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो 20.6 के करीब होती है, मतलब लेस होती है, लेस एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। लेकिन जो मेन पूछता है ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सॉयल एयर में वो पॉइंट, ये 3 है ना, 0.3 है ना, तो ये 0.25 होती है, यानी ऑलमोस्ट या 0.3 होती है। इसको 0.3 लिखो, 0.3 मीन्स ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स होती है जो हमारा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो सॉयल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो जाती है। ठीक, जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑलमोस्ट थोड़ा बराबर हैं। ठीक है, या ऑक्सीजन की मात्रा कम है, लेकिन बहुत ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, थोड़े बहुत ही कम है। तो जो मेजर चेंज सॉयल एयर और एटमॉस्फेरिक एयर में आता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज में आता है। सॉयल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज 0.3 होती है, जबकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड परसेंट 0.03 होता है। ठीक, अब एक टॉपिक है हमारा सॉयल कोलाइड के बारे में। सॉइल कोलाइड्स क्या होते हैं? कोलाइडल पार्टिकल जनरली वो पार्टिकल होते हैं जिसकी साइज 1 माइक्रोमीटर से कम हो, मीन्स लेस देन 1 माइक्रोमीटर। मीटर 10⁻⁻⁶। ठीक, इससे कम होगी जिस सॉइल पार्टिकल की, या कोलाइडल या ऐसे पार्टिकल जिसकी साइज 1 माइक्रोमीटर से कम होती है उसको हम सॉइल कोलाइड कहते हैं। तो जो ह्यूमस है हमारा या क्ले पार्टिकल है इसको हम इसमें कंसीडर करते हैं। ठीक है, कुछ क्ले पार्टिकल हमारे कोलाइडल के तौर पे भी बिहेव करते हैं। ठीक है, और कुछ जो है हमारा नॉर्मल पार्टिकल के रूप में बिहेव करते हैं, क्योंकि 0.2 में माइक्रोमीटर है, अरे 2 माइक्रोमीटर है। ठीक है, लेस देन 2 माइक्रो, क्ले पार्टिकल की जो साइज है वो क्या है 0.002 mm है। तो कुछ जो है हमारा कोलाइड के रूप में यूज करती है और कुछ नॉर्मल पार्टिकल के रूप में भी काम करते हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सॉइल पार्टिकल आल्सो एक्ट एज ए कोलाइडल पार्टिकल इन सम केसेस। और जो इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है ऑर्गेनिक कोलाइड्स के बारे में, तो ह्यूमस, जो हमने ह्यूमस अभी पढ़ा था, जो ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा एक ऑर्गेनिक कोलाइड्स में माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है, और इसमें कोलाइडल का मतलब क्या होता है कि जब भी कोलाइडल की बात करें या सस्पेंशन की बात करें या कुछ भी बात करें, ठीक है, इसमें कोलाइडल स्टेट का मतलब होता है कि दो फेज सिस्टम होता है, मतलब एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्स मीडियम होता है। कोलाइडल में एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्स मीडियम होता है। ठीक है, तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम मीन्स एक जो है एक फेज दूसरे फेज के अंदर डिस्पर्स होगा। ठीक है, जैसे कहीं कहीं सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस भी हो सकता है। तो इसी तरीके से कोलाइडल का मतलब होता है कि एक फेज 1A होगा, एक फेज बी होगा, उसमें से कोई भी एक फाइनली डिवाइड होके एक दूसरे फेज में स्प्रेड होगा। तो इसी को कोलाइडल कहते हैं, उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है। ठीक है, ये बस हमको जानना है कि ऑर्गेनिक कोलाइड्स के बारे में पूछेगा तो इसका एग्जांपल ह्यूमस है, और क्ले पार्टिकल भी हमारे कोलाइड्स के रूप में काम करते हैं। ठीक, और
यहीं से कोलाइड्स से फिर धीरे धीरे आता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है? अब छोटे-छोटे चीज़ें हैं, इसके बाद हम लोग मेजर सॉइल क्लासिफिकेशन और सॉइल ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा-सा नोट कर लेना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े-थोड़े क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। CEC, ठीक? तो ये क्या होता है कि सम ऑफ टोटल एक्सचेंजेबल कैटायन जो हमारे सॉइल में है कैन एब्जॉर्ब, मतलब एक सॉइल जितना भी टोटल एक्सचेंजेबल कैटायन को एब्जॉर्ब कर सकती है उसी को हम सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं। मीन्स कि ये क्या है, सम ऑफ टोटल एक्सचेंजेबल कैटायन। एब्जॉर्ब कैटायन क्या दो चीजें होती है, दो फॉर्म होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, साइन होता है ना, Na प्लस मैनी Mg2 प्लस, तो जो प्लस साइन होता है इसको हम कहते हैं कैटायन, और ये जो माइनस साइन होता है इसको एनायन कहते हैं, ठीक है? तो इसमें जो है हमारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक, और यहाँ पे सोडियम प्लस हो गया, यहाँ पे Cl माइनस हो गया, ठीक है? तो प्लस पॉजिटिव से साइन के साथ जो है वो हमारा कैटायन हो गया, नेगेटिव साइन के साथ हमारा एनायन हो गया। तो इन्हीं सब जो टोटल कैटायन जो कि सॉइल एब्जॉर्ब कर सकता है वही उसी को हम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं। तो हम लोग ने जब क्ले पार्टिकल या सिलिकेट क्ले मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग ने पढ़ा था कि कैओलिनाइट, मोंटीमोलाइट, वर्मिकुलाइट, इलाइट, ये जो जितने भी चीजें हैं, ठीक, इनकी अलग-अलग हम लोगों ने कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में ज़िक्र भी किया था। और इसमें हमने ये बोला था कि ह्यूमस का जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है? एक बार फिर से रिवाइज़ कर लो, वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है? कैओलिनाइट की जो होती है, ये 7 से 10 सेंटीमोल पर केजी, ये इसकी यूनिट है। ठीक? मोंटीमोरलाइट, इसकी है 80 टू 100 सेंटीमोल पर केजी। वर्मिकुलाइट, 100 टू 150 सेंटीमोल पर केजी। इलाइट, हाइड्रस माइका को हम लोग इलाइट कहते हैं, 25 टू 30 सेंटीमोल पर केजी। और क्लोराइड, 25 टू 30 सेंटीमोल पर केजी। सो इसमें हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, ठीक है, वो हमारी वर्मिकुलाइट है, जो कि एक पार्शियल एक्सपेंडिंग टाइप में क्ले मिनरल है। ये हमारा पार्शियल पार्शियल एक्सपेंडिंग है। ये सारी बातें हम लोगों ने पहली क्लास में कर रखी है, ठीक है? ह्यूमस की सबसे ज्यादा होती है, ह्यूमस की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात करें तो 200 से 400 मोल पर केजी, ठीक, जो कि सबसे ज्यादा होती है। और मोंटेमोरलाइट के बारे में हम लोगों ने बात कर ही दी थी, इसके पास हाईएस्ट स्वेल एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? श्रिंक एंड स्वेल प्रॉपर्टी इसके अंदर हाई होती है, श्रिंक एंड स्वेल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा मोंटेमोरलाइट में होती है। बाकी कैओलिनाइट है, क्लोराइट है, चाहे जो भी हमारा इलाइट है, इसमें स्वेल एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी कम होती है, ठीक है? इसी बेसिस पे जो है हमारा कैटायन एक्सचेंज या एनायन एक्सचेंज की पावर होती है, ऑर्डर होता है, वो बहुत ज्यादा हमने किसी एग्जामों में देखा नहीं, ठीक है?
तो ये एक चीज थी सीईसी से रिलेटेड, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से रिलेटेड। दूसरी चीज है रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रिडॉक्स पोटेंशियल इसकी वैल्यू इसको यूज जो है मिली वोल्ट में हम लोग इसको मेजर करते हैं, इसकी पोटेंशियल को। तो इसकी दो वैल्यू याद रखनी है, एक वाटर लॉग्ड कंडीशन में और वेल ड्रेन्ड सॉइल में। वेल ड्रेन्ड मीन्स जहां वेल ड्रेन्ड है वो हमारा ऑक्सीडाइज कंडीशन है, ठीक, डाइज्ड कंडीशन। और जहां वाटर लॉक्ड कंडीशन है उसको हम रिड्यूस्ड कंडीशन कहते हैं। उसमें इसकी जो वैल्यू है वो इतने से वेरी करती है। रिड्यूस कंडीशन में -250 टू -350 मिली वोल्ट, और जहां ऑक्सीडाइज कंडीशन होता है वहां पे +400 टू +700 मिली वोल्ट। ये इसकी वैल्यू है, कभी पूछा नहीं लेकिन पूछ भी सकता है कभी, ठीक। तो इतनी बातें सॉइल वाटर से रिलेटेड थी, सॉइल एयर से रिलेटेड थी, सॉइल के कोलाइडल पार्टिकल से रिलेटेड थी, ठीक है। तो जो है हमारा नेक्स्ट है सॉइल पीएच, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हम लोग पीएच वेच पढ़ते ही आए हैं, ठीक है। सॉइल पीएच, तो पीएच सॉइल पीएच कुछ अलग चीज नहीं है। जैसे पीएच के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये हमारा निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन हमारा होता है पीएच। हाइड्रोजन आयन, ओके, ये हमारा पीएच होता है, ठीक। पीएच स्केल हम जानते हैं, ये हमारा 0 है, ये हमारा 0.7 है, ये हमारा 14 है। ये हमारा एसिडिक मीन्स हाईली एसिडिक नेचर को बताता है। ये हमारा न्यूट्रल पीएच है, और ये हमारा बेसिक नेचर को बताता है, या अल्कलिनिटी को बताता है। 7 से ऐसे जाएंगे अल्कलिनिटी बढ़ेगी, 7 से इधर जाएंगे एसिडिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये सब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब चीजें पता होगी, ठीक। अब सॉइल के पीएच से न्यूट्रिएंट जो सॉइल में पाए जाते हैं उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। कि सॉइल में किस तरीके की चीजें पाई जाएंगी, ठीक है, क्या क्या किस टाइप में के जो हमारा पीएच है उस पीएच पे कौन कौन से मिनरल पाया जाएगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि एसिडिक सॉइल है कि बेसिक सॉइल है कि न्यूट्रल सॉइल है। ये सारी चीजों पे ये बातें डिपेंड करती हैं। अब बात करें जैसे कि नॉर्मल अगर सॉइल की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए 6.5 पीएच और 5.5 पीएच तक जो सॉइल होती है वो अच्छी सॉइल मानी जाती है। मीन यहाँ पे समथिंग 5.5 से 6.5 पीएच की जो सॉइल है ये अच्छी मानी जाती है, कि एसिड स्लाइट एसिडिक पीएच जो है वो अच्छी है। बाकी इससे ज्यादा यानी इससे कम या इससे ज्यादा होने पे ग्रोथ अच्छी नहीं मानी जाती, या एसिडिक क्रॉप हम लोग मानने लगते हैं कि मतलब इस तरीके की कंडीशन में सॉइल हमारा एसिडिक हो जाएगा, और इससे बियॉन्ड मतलब 8 से बियॉन्ड गए तो हमारा एल्कलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम बात करें कि एसिडिक पीएच पे कौन कौन से एलिमेंट्स हमको ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉपर है, Cu कॉपर है, मैंगनीज है, ठीक है, जिंक है, या आयरन है। इसकी अवेलेबिलिटी जो है हमको एसिडिक पीएच पे ज्यादातर देखने को मिलती है।
और एल्कलाइन के पीएच पे या पीएच 8 से ज्यादा होने पे मॉलिब्डेनम, बोरान और क्लोरीन, इनकी अवेलेबिलिटी हमको देखने को मिलती है। और एक चीज कभी कभी पूछता है कि जो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी कितने से कितने के बीच में होती है, तो ये 8 है। तो 0.5 से 8 के बीच में हमारा एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम और फास्फोरस की अवेलेबिलिटी हमको देखने को मिलती है। ठीक है। और ज्यादातर जो है ये इसी के बीच में देखने को मिलता है कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, जो भी हमारी एसेंशियल 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमको इसी पीएच पे मिलते हैं। तो पीएच इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसिडिक पीएच पे कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयरन। और हमारा बेसिक पीएच पे अवेलेबिलिटी किसकी बढ़ जाती है, मोलिब्डेनम, बोरान और क्लोरीन। और घट किसकी जाएगी, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, जिसकी अवेलेबिलिटी एसिडिक में बढ़ रही थी उसी की अवेलेबिलिटी इधर घटती चली जाएगी। तो यह कुछ बातें थी जो कि हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं कल हम लोग पढ़ेंगे। सॉइल के जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, कि सॉइल क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, सॉइल ऑर्डर क्या क्या है। ठीक है, या सॉइल ऑर्डर कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, फिर कल मेजर सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, उससे ठीक ठाक क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, सॉइल ऑर्डर को कर देते हैं, जो बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग करते हैं, क्लास हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ये जो आप सीपेज पर्कुलेशन वगैरह बोल रहे थे एक बार, क्या, हाँ, ये सीपेज थोड़ा सा पर्कुलेशन जो क्या, है, हाँ। एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा दीजिए, इसमें थोड़ा सा एक बार एक तो जो कंफ्यूजन होगा वो हट जाएगा। ठीक, तो सीपेज का मतलब क्या है हमारा, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि वाटर का जो मूवमेंट है, ठीक है, ये लैटरल होती है या डाउनवर्ड मूवमेंट भी होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है। ठीक है, मतलब जैसे एक वाटर चैनल में कोई भी पानी बह रहा है, ठीक है, जैसे आपने कैनाल है, रिवर है, ठीक है, वो आपका वाटर मूवमेंट है। अब पानी क्या है, बह तो हॉरिजॉन्टल रहा, लेकिन साथ ही साथ क्या है, उस कुछ पानी नीचे जा रहा है, कुछ पानी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो सीपेज हम तब कहते हैं जब वाटर का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किसी चैनल में हो, या वाटर चैनल में जब कोई पानी फ्लो करता है, तो उसको हम सीपेज कहते हैं। तो ये बेसिकली एक वाटर चैनल में होता है, चैनल में होता है। ठीक, दूसरा पर्कुलेशन की बात कर रहा हूँ, इन्फिल्ट्रेशन और लीचिंग। ठीक, इन तीनों में डाउनवर्ड मतलब वर्टिकल मूवमेंट है। और ये हमारा रन ऑफ और सीपेज को एक साथ पढ़ना है। रन ऑफ में भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ठीक, और सीपेज में भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। लेकिन बस यही है कि रन ऑफ में पानी हमारा मतलब यानी सॉइल हमारा सैचुरेट हो जाता है, कोई भी डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाता, इसलिए पानी हमारा सरफेस के ऊपर बहता हुआ चला जाता है, उसको हम रन ऑफ कहते हैं। जबकि पर्कुलेशन में नीचे जा रही है पानी, ठीक, इन्फिल्ट्रेशन में नीचे जा रहा है पानी, लीचिंग में भी नीचे जा रहा है पानी। यहाँ पे जो कंडीशन है वो सैचुरेटेड सॉइल है, मतलब सॉइल बहुत सैचुरेटेड है, बहुत धीरे धीरे जा रहा है, स्लो प्रोसेस है। ठीक है, ग्रेविटी के एक्शन से हो रहा है। इन्फिल्ट्रेशन, यहाँ पे पानी नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अनसैचुरेटेड है, मीन्स इसके मैक्रो माइक्रो पोर्स खुले हुए हैं, पानी बहुत तेजी से नीचे की तौर पे जा रहा है। लीचिंग, यहाँ पे क्या है, पानी नीचे जा ही जा रहा है, साथ ही साथ अपने साथ न्यूट्रिएंट और सॉल्ट और न्यूट्रिएंट को भी अपटेक यानी अपने साथ नीचे की ओर बढ़ाते जा रहा है, इसको हम कह रहे हैं लीचिंग। ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके। अब हेडिंग डालते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि सॉइल क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेसिस पे है। तो ये चीज हमको याद रखना है कि जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है वह उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे है, नॉट ऑन द सॉइल फॉर्मिंग बेसिस, यानी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल।
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बेसिस पे है, नॉट ऑन सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। एग्जाम में कम दिन है इसलिए मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो जितनी चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उतनी कम से कम दिमाग में रखना। ये पूछ देता है कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है। ठीक है, कहीं कहीं लिखता है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, कहीं लिखता है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, कहीं लिखता है बोथ। ठीक है, और नन ऑफ दिस। तो वहां पे याद रखना कि बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, सॉइल के प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही इसके क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें सॉइल टेक्सोनॉमी होती है, सॉइल की एक टेक्सोनॉमी होती है, नॉमी। उसमें जो सबसे हायर चीज होती है टेक्सोनॉमी में, सबसे ऊपर आता है वो है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर जो है सबसे हाईएस्ट होता है। और सबसे लोवेस्ट जो होता है वो होता है सीरीज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, यूपी कैटेट में पूछा गया था जिस साल मैंने दिया था। ठीक है, सीरीज जो है लोवेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसके बीच में आता है सब ऑर्डर। ठीक है, ग्रेड, ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली, वो सारी चीजें इसके बीच की आती हैं, वो हमको नहीं देखना है। हाईएस्ट है ऑर्डर, लोवेस्ट है सीरीज, किसी भी सॉइल क्लासिफिकेशन का ये। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये सेवेंथ मतलब यूएस का द्वारा दिया गया है। ठीक है, और सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन है 1960 में रिलीज हुआ था, वो चीजें नहीं देखनी है। इसमें भले ही लिख सकते हो सब ऑर्डर, ग्रेट, ग्रेट ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली। ठीक है, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया, 6 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। जो हमसे एग्जाम में पूछेगा वो पूछेगा कि सॉइल ऑर्डर टोटल कितने हैं। जैसे सॉइल टेक्सचर क्लासेस 12 होते हैं, उसी तरह हमारे जो सॉइल ऑर्डर भी है वो 12 है। टोटल सॉइल ऑर्डर जो है वो हमारा 12 है। ठीक, इसको याद करने के लिए ट्रिक सुंडा की किताब में लिखा है अवागामी हाउस। ठीक है, जिस तरीके से याद हो जाए वो आवाज नहीं आ रही।